सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ। महाल पाषाणिक पृष्ठभूमि मेगालिथ। ठीक है। महापाषाणिक पृष्ठभूमि प्रागैतिहासिक युग के पश्चात। प्रागैतिहासिक युग कौन सा है भाई? कि सुदूर दक्षिण में इतिहास का प्रारंभ। तो प्रागैतिहासिक युग क्या है? जिसका कोई लिखित साक्ष्य भी नहीं मिला है ना? जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं, वो है आपका प्रागैतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक युग में पाषाण काल को शामिल किया जाता है। तो प्रागैतिहासिक युग के पश्चात कई वस्तुएं ऐतिहासिक युग के आरंभ की सूचना देती हैं। उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें जैसे आप देखेंगे, फाल वाले हल से खेती करने वाले, ग्रामीण समुदायों का बड़े पैमाने पर बसना, राजतंत्र का गठन, सामाजिक वर्गों का पनपना, धातु के सिक्कों का प्रयोग, लेखन कला का प्रचलन और लिखित साहित्य का आरंभ। ये सारा का सारा प्रागैतिहासिक युग के बाद की घटनाओं में शामिल है। ठीक है। जब से मानव के पास एक स्थायी जीवन जीने की ओर बढ़ने लग जाता है। ठीक है ना? ग्रामीण समुदायों का बड़े स्तर पर एक जगह पर स्थिर होना शुरू हो जाता है। वैसे इसकी शुरुआत जैसे देखें तो मध्य पाषाण काल से ही हमको जानवरों के हड्डियों के साक्ष्य, है ना, कृषिगत अनाजों के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। याद करिए कोल्डिवा का क्षेत्र, है ना? तो ये सब मध्य पाषाणिक स्थल हैं और यहाँ सबसे हमको ये सारी चीजें मिलने लग जाती हैं। तो प्रागैतिहासिक युग के बाद ये कुछ चीजें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है ना? इनमें से कोई भी बात भारतीय प्रायद्वीप के सिरे पर, जिसका केंद्र स्थल है कावेरी का डेल्टा, तो भारतीय प्रायद्वीप का सिरा क्या है? वो है कावेरी डेल्टा अंचल। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक नहीं पाई जाती है। इस समय तक इस प्रायद्वीप के उच्च भागों में वे लोग बसते थे जो महापाषाण निर्माता मेगालिथ बिल्डर कहलाते थे। इस समय प्रायद्वीप के उच्च भागों में कौन थे? वो लोग थे जो महापाषाण के निर्माता माने जाते थे। उनका पता हमें उनकी यथार्थ बस्तियों से नहीं चलता है, जो बहुत ही कम मिलती हैं, बल्कि उनकी कब्रों से चलता है, जो महापाषाण कहलाती हैं। तो महापाषाण क्या है भाई? महापाषाण कब्र को बोलते हैं। इन कब्रों को महापाषाण क्यों बोलते हैं, ये भी एक बात है। इन्हें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था, इसलिए इनको महापाषाण कहा जाता था। कब्रों को महापाषाण कहने के पीछे का कारण था कि उनको बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था, है ना? इस समय मतलब दक्षिण भारत में जो कब्रें थी उनको महापाषाण कहा जाता था, क्योंकि उन कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। ठीक है। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के न केवल अस्थिपंजर हैं, बल्कि मृदभांड भी हैं, लोहे की वस्तुएं भी मिलती हैं। दफनाए गए जो लोग थे उनके अस्थिपंजर के साथ साथ क्या मिल रहे हैं? मृदभांड भी मिल रहे हैं और लोहे की वस्तुएं भी मिलती हैं। ठीक है। वे लोग कई तरह के मृदभांडों का प्रयोग करते थे, जिनमें लाल मृदभांड भी शामिल था। लाल मृदभांड भी था, लेकिन काला और लाल मृदभांड उन लोगों में अधिक प्रचलित मालूम पड़ते। कौन से? काले और लाल मृदभांड। अवश्य ही शव के साथ कुछ वस्तुओं को भी दफनाने की प्रथा इस विश्वास पर चली होगी कि मृतात्मा को परलोक में उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती होगी। ये जो दफनाने की प्रथा थी, उसमें जो ये कुछ वस्तु, उनकी जो प्रिय वस्तु होती थी, उसको उनके साथ दफनाने में इस बात पे भरोसा दिलाता है, या उनको इस बात पे भी भरोसा रहा होगा कि जो दूसरे लोक में जा रहे हैं, कम से कम वहां पर भी उनको उस चीज की जरूरत पड़ सकती है। इन वस्तुओं से हमें उनकी जीविका के स्रोतों का आभास भी होता है। अब इससे हमें उनकी जीविका का आभास का क्या मतलब है? भाई कोई किसान है तो क्या कर रहा होगा? कुदाल फावड़ा रखा होगा। कोई चरवाहा समुदाय होगा तो वो बकरी अपने साथ रखेगा, मतलब इस तरीके से। ठीक है ना? हम उनके बड़ाग्र, बर्छे की नोक, फावड़ा, हसिया पाते हैं। ये सभी लोहे के ही बने हैं। महापाषाण कब्रों में त्रिशूल भी पाते हैं। महापाषाण कब्र में हमको त्रिशूल भी देखने को मिलता है, जो बाद में शिव के साथ जुड़ गया। फिर भी इन कब्रों में खेती के औजार कम पाते हैं। कब्रों में खेती के औजार अधिक नहीं भाई, कम पाते हैं। लड़ाई और शिकार के हथियार अधिक हैं। कब्रों में लड़ाई और शिकार के हथियार की अपेक्षा खेती के औजार कम मिले हुए हैं। इससे लक्षित होता है कि महापाषाणिक लोग उन्नत खेती नहीं करते थे। ठीक है। मतलब महापाषाणिक कब्रों में
खेती के औजारों की अपेक्षा लड़ाई और शिकार के हथियारों का अधिक पाया जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि इस समय के लोग जो थे वो उन्नत खेती नहीं कर रहे थे। महापाषाणिक लोग प्रायद्वीप के सारे ऊंचे इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन उनका जमाव पूर्वी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ज्यादा प्रतीत होता है। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ होता है 1000 ईसा पूर्व से माना जा सकता है। महापाषाण संस्कृति का आरंभ 1000 ईसा पूर्व से माना जा सकता है, लेकिन कई मामलों में महापाषाण अवस्था ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर ईसा पूर्व पहली सदी तक कायम रही मालूम पड़ती है। कुछ बातों में तो यह अवस्था ईसवी सन की आरंभिक सदियों तक टिकी सी लगती है। अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित चोल, पांड्य, केरल पुत्र शायद भौतिक संस्कृति की उत्तर महापाषाणिक अवस्था के ही लोग थे। जो चोल, पांड्य और केरल पुत्र हैं, ये सब भौतिक संस्कृति की उत्तर महापाषाणिक अवस्था के लोग थे। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में रहने वाले महापाषाणिक लोगों में कुछ अजीब लक्षण पाए जाते हैं। जैसे वो मृतकों के अस्थिपंजर को लाल कलश में डालकर गड्ढों में दफनाते थे। जो तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों के लोग थे वो क्या करते थे, मृतकों के अस्थिपंजर को लाल कलश में डालकर गड्ढों में दफनाते थे। कई मामलों में ये अस्थिपंजर पत्थरों से घिरे नहीं थे और दफन की वस्तुएं अधिक नहीं थी। ये कलश समाधान, अर्न बेरियल, ये आपको याद होना चाहिए, अर्न बेरियल या फिर कलश समाधान, परिपाटी पत्थर के घेरने वाले ताबूत समाधान या गर्त समाधान, सिस्ट बेरियल या पिट बेरियल की परिपाटी से अलग थे। जो कलश समाधान है सबसे अलग है, जो पत्थर घेरा जा रहा है उससे तो अलग है ही है। गर्त समाधान जो सिस्ट बेरियल, पिट बेरियल है उससे भी अलग ही नजर है आता है। ये कहाँ मिलेगा आपको, कृष्णा गोदावरी घाटी में। मतलब कृष्णा गोदावरी घाटी में जो जहाँ पूरे दक्षिण भारत में हमको पाषाणिक संस्कृति देख, महापाषाणिक या फिर बोले तो पत्थर के घेरे वाले ताबूत जैसे समाधान प्राप्त होते हैं, वहीं पर कृष्णा गोदावरी घाटी में आपको एक दूसरी परिपाटी नजर आती है समाधान की, और वो समाधान है कलश समाधान। परंतु जो भी हो, लोहे के प्रयोग के बावजूद ये महापाषाणिक लोग बसने के लिए और शवों को दफनाने के लिए पहाड़ियों की ढलानों पर निर्भर करते थे। इसका क्या मतलब था कि ये बसने के लिए और शवों को दफनाने के लिए पहाड़ियों की ढलानों पर निर्भर करते थे। तीव्र ढाल होगा तो उस पर रहने रुकने की व्यवस्था नहीं हो सकती है, लेकिन अगर मंद ढाल वाली पहाड़ी है तो वहां पर आराम से रुका भी जा सकता है और वहां पे दफनाने उठवाने का काम भी किया जा सकता है ना। महापाषाणिक लोग धान और रागी भी उपजाते थे, परंतु उनकी खेती बहुत ही कम जमीन पर होती थी और वे घने जंगलों में छाए रहने के कारण मैदानों या निचली भूमियों में बस नहीं पाए थे। मतलब घने जंगल भी थे, इसलिए वो इधर नहीं आ पाए। राज्य का बनना और सभ्यता का उदय ईसा सन के आरंभ के साथ या संभवतः उससे कुछ पहले ये लोग ऊंची भूमि से उतरकर उर्वर नदी घाटियों में आए और कछारी डेल्टा क्षेत्रों को तोड़कर कृषि योग्य बनाया। वो पहाड़ी से नीचे आ गए। इस समय पहाड़ी से नीचे आने के बाद, ईसा सन के शुरुआत की बात है, पहाड़ी से नीचे आए और वहां पर जो डेल्टा प्रदेश थे वहां के जंगलों को उन्होंने काटा, साफ किया और उसको एक कृषि क्षेत्र के रूप में तब्दील कर दिया। बहुत सारे व्यापारी और विजेता लोग, जैन, बौद्ध, कुछ ब्राह्मण धर्म प्रचारक उत्तर से आकर प्रायद्वीप के छोर तक पहुंचे। उनके साथ आई भौतिक संस्कृति के बहुत से तत्वों के साथ इन महापाषाण लोगों का संपर्क हुआ। इस संपर्क से प्रेरित होकर इन्होंने संभवतः धान रोपनी की परिपाटी अपनाई और अनेकों गांव नगर बसाए। उनके बीच भी सामाजिक वर्ग बन गए। दक्षिण भारत में जो धान रोपनी का प्रचलन शुरू हुआ वो कहीं ना कहीं उत्तर भारत से आए हुए लोगों के संपर्क के बाद शुरुआत था, है ना। उत्तर भारत से आए लोगों के से संपर्क हुआ इनका, उसके बाद ही इनको धान रोपनी जैसी पद्धति के बारे में भी मालूम हुआ होगा। उसके बाद इन्होंने धान की खेती होती शुरू की थी। उत्तर भारत से कौन आए, जैन आए, बौद्ध आए, कुछ ब्राह्मण धर्म प्रचारक भी उसमें शामिल थे, ठीक है। इस संपर्क से प्रेरित होकर इन्होंने ऐसा किया, गांव नगर भी बसाया इन्होंने। तो दक्षिण भारत के लोगों का या प्रायद्वीपीय भारत के लोगों का या प्रायद्वीपीय या महापाषाणिक संस्कृति के लोगों का उत्तर भारत के लोगों के संपर्क के परिणाम स्वरूप कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं या कौन कौन सी व्यवस्थाएं उनके मन में उनके सामने उपस्थित होती हैं। तो उसमें सबसे बड़ी व्यवस्था तो यही धान रोपने की परिपाटी, फिर गांव और नगर बसने की परिपाटी, साथ ही सामाजिक वर्गों की परिपाटी। ये 3 परिवर्तन देखने को मिलते हैं जब उनका संपर्क उत्तर भारत के लोगों से होता है। उत्तर और सुदूर दक्षिण जो तमिलकम या तमिश्कम कहलाता है, दोनों के बीच संस्कृति आर्थिक संबंध की स्थापना ईसा पूर्व 4वीं सदी से नितांत महत्वपूर्ण हो गई।
दक्षिणा पथ अर्थात दक्षिण को जाने वाला रास्ता उत्तर वालों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि दक्षिण से उन्हें सोना, मोती, विविध रत्न प्राप्त होते थे। जो दक्षिण पथ है, दक्षिण को जाने वाला जो रास्ता था, वो उत्तर वालों के लिए लाभदायक हुआ। लाभदायक सिद्ध कैसे हुआ? क्योंकि इनको दक्षिण भारत से सोना भी मिल रहा है, मोती मिल रहा है, इसके साथ साथ अन्य अनेक रत्न भी प्राप्त होते थे। इस वजह से ये दक्षिण को जाने वाला जो रास्ता था, उत्तर वालों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है। पाटलिपुत्र में रहने वाले मेगस्थनीज को पांड्य देश मालूम था। मेगस्थनीज को पांड्य देश मालूम था। आरंभिक संगम ग्रंथ के लेखकों को गंगा सोन नदी ज्ञात थी। जो संगम ग्रंथ हुआ करते थे, संगम ग्रंथ के जो लेखक थे, उनको सोन नदी के बारे में पता था, गंगा नदी के बारे में पता था। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र भी ज्ञात थी उन सबको, जो संगम काल के लेखक थे। अशोक के अभिलेखों में साम्राज्य की सीमा पर बसने वाले चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सत्यपुत्र का उल्लेख है, जिनमें केवल सत्यपुत्रों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। ताम्रपर्णी श्रीलंका के निवासियों का भी उल्लेख अशोक के अभिलेख में मिलता है। अशोक के अभिलेख में दक्षिण भारत के राजवंशों का उल्लेख मिलता है। कौन भाई? चोल हैं, चेर हैं, पांड्य हैं, केरल पुत्र है, सत्यपुत्र है, ताम्रपर्णी, इन सब की जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेखों में। अशोक की उपाधि देवों का प्यारा, देवा नाम पिया, है ना, को भी तमिल राजा ने अपनाया है। हमने पढ़ा भी था अभी, कौन सा वो पढ़ रहे थे, देवा नाम पिया की उपाधि उसने धारण की थी। ये सब धर्म और संस्कृति के प्रसार का परिणाम था, जो हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। जैन, बौद्ध, आजीवक, ब्राह्मण और इन सब के अनुयायियों ने प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। व्यापारियों के कार्यकलापों से भी लाभ हुआ। यह महत्व की बात है कि अशोक के अभिलेख मुख्य मुख्य महामार्गों पर स्थापित किए गए। जो अशोक के अभिलेख थे, मुख्य मुख्य मार्गों पर स्थापित किए गए थे। आरंभिक अवस्था में ही गंगा के मैदान की संस्कृति का बहुत कुछ प्रभाव उन नास्तिक संप्रदायों के कार्यकलाप के जरिए, जिनका उल्लेख हमें प्राचीनतम तमिल ब्राह्मी अभिलेखों में मिलता है, भांति भांति दिखाई पड़ता है। ब्राह्मणी प्रभाव भारी मात्रा में तमिलकम में भी पहुंचा। ब्राह्मणी प्रभाव भारी मात्रा में तमिलकम में भी पहुंचा, परंतु ऐसा वास्तव में ईसा की चौथी सदी में आकर हुआ था। कालक्रमेण तमिल संस्कृति के भी बहुत से तत्व उत्तर में फैले। ब्राह्मण धर्म संबंधी ग्रंथों में कावेरी की गणना देश की पवित्र नदियों में होने लगी। ये ब्राह्मण धर्म संबंधी ग्रंथों में कावेरी की भी गणना कैसी हो रही है? देश की पवित्र नदियों के रूप में होने लग गई। ठीक है। दक्षिण में जो तीन तीन राज्य बने, वह तब तक संभव ना हुआ होगा जब तक कि जंगल को काटकर, साफ करने, जोतकर खेती करने के काम को आसान बनाने वाले लोहे का कौशल ना फैला होगा। हमने आपको बताया था मगध साम्राज्य में जो मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ है, उसके पीछे का एक कारण ये भी रहा है कि जो यहाँ की संस्कृतियां रही हैं, भौतिक संस्कृतियां रही हैं, उनका प्रसार हुआ दक्षिण भारत की तरफ, बताए है ना। तो यही संस्कृतियां उधर जब फैली तो उनका भी विकास हुआ। जिन क्षेत्रों में जनपद टाइप, मगध साम्राज्य टाइप की आहत मुद्राएं मिली, उससे उत्तर दक्षिण व्यापार का पता चलता है। सिक्कों का मिलना व्यापार का प्रतीक है। चोल, चेर, पांड्य तीनों राज्यों के उदय में रोमन साम्राज्य के साथ बढ़ते हुए व्यापार, ठीक है, चोल, चेर, पांड्य तीनों राज्यों के उदय में रोमन साम्राज्य के साथ बढ़ते हुए व्यापार का भी हाथ है। ईसा की पहली सदी से ही ये तीनों जनों के शासक उस आयात निर्यात व्यापार से लाभ उठाते रहे, जो एक ओर दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती प्रदेश, दूसरी ओर रोमन साम्राज्य के पूर्वी उपनिवेशों के, खासकर मिस्र के बीच चलता रहा। इनका डबल फायदा क्या था? एक तो समुद्र तटवर्ती इनका प्रदेश है, वो व्यापार पत्तन के रूप में काम कर रहा था, और दूसरी ओर जो रोमन साम्राज्य का व्यापार था, उनका उपनिवेश जो स्थापित था, उसकी वजह से। ठीक है, आगे चलते। तीन आरंभिक राज्य। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है, तीन राज्यों में विभक्त था। कौन सा था? चोल, चेर, पांड्य। चेर में मतलब केरल। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया है। उसने कहा है कि उनका राज्य मोतियों के लिए मशहूर है। उसने ये भी बताया है कि उस राज्य का शासन स्त्री के हाथ में है, जिससे यह लक्षित होता है कि पांड्य समाज में कुछ मातृतंत्रात्मक प्रभाव था। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था, और उसमें मोटे तौर पर तमिलनाडु के आधुनिक तिरुनेलवेली, रामनद, मदुरा जिला शामिल था। जो पांड्य राज्य था उसमें 3 जिले शामिल थे तमिलनाडु के। उसकी राजधानी हुआ करती थी मदुरा। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरा थी। ईसा की आरंभिक सदियों में तमिल परिषदों में संकलित साहित्य में, जो संगम नाम से विख्यात है,
पांड्य राज्यों का उल्लेख मिलता है। ये जो तीनों संगम हुए थे वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए, पांड्य राजा के संरक्षण में हुए। तीन संगम, तीन जगह पे तीन अध्यक्ष बने। इसी में ना व्याघ्र पहला का जो संगम था, कोलकाता जो पहला संगम था, पहला संगम हुआ है मदुरा में, मदुरई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि थे। दूसरा जो संगम हुआ, दूसरा संगम हुआ है अलैवाई, अलैवाई, जिसको हम कपाटपुरम भी बोलते हैं, कपाटपुरम भी बोलते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन रहे? इसके अध्यक्ष भी रहे हैं अगस्त्य ऋषि। संगम साहित्य का जनक कहा जाता है इन्हें, अगस्त्य ऋषि को। ठीक है। जो तीसरा है, तीसरा संगम कहां हुआ है? ये आपका हुआ, ये भी मदुरई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम था नक्कीरर। ठीक है। अगस्त ऋषि के बारे में याद रखना चाहिए कि अगस्त ऋषि को दक्षिण भारत का आर्यकरण करने का श्रेय जाता है, साथ ही साथ संगम साहित्य का जनक भी माना जाता है। इस समय कई सारे ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें एक है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, तोलकाप्पियम जो द्वितीय संगम का अवशिष्ट है, साथ ही साथ प्राचीनतम संगम साहित्य का ग्रंथ भी है। इसके जो लेखक हैं, कई बार पेपर में भी पूछा गया है, तो इनके लेखक का नाम है तोलकाप्पियर, तोलकाप्पियर। और याद रखना, ये तोलकाप्पियम जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है ना। इसमें एक है शिलप्पाधिकारम के बारे में भी सुना होगा आप लोगों ने। यस सर। ठीक है। शिलप्पाधिकारम, जो शिलप्पाधिकारम है उसके लेखक कौन है? इलंगो अडिगल। शिलप्पाधिकारम, इलंगो अडिगल। और इलंगो जो अडिगल हैं, ये चोल नरेश करिकाल के पौत्र हैं। चोल नरेश मतलब चोलचेर पांड्य जो होते थे, उनमें से तो चोलों के वंश के थे ये इलंगो अडिगल। ये एक महाकाव्य है, महाकाव्य है ये, सॉरी महाकाव्य है ये याद रखने की जरूरत है। इसमें क्या है, इसका विषय वस्तु क्या रही है? इसकी विषय वस्तु अगर देखें तो ये धनाढ़ व्यापारी है एक कोवलन, और उसकी एक दुर्भाग्यशाली पत्नी कन्नगी है। इन उसके दुखद और मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है शिलप्पाधिकारम में। एक और है महाकाव्य जिसको बोलते हैं हम, और उसका नाम है तिरुकुरल। तिरुकुरल क्या है? ये एक काव्य रचना है, काव्य रचना है। इसके लेखक कौन है? लेखक का क्या नाम है? तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर इसके लेखक हैं। इसे हम लघु वेद कहते हैं, इसे लघु वेद कहा जाता है। मुप्पाल भी कहते हैं इसको, तमिल बाइबिल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तमिल बाइबिल भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो पांडव की राजधानी थी मदुरा। पांडव के शासनकाल में 3 संगम हुआ, जिसमें से 2 की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की, एक की अध्यक्षता की थी नक्कीरर महोदय ने। ईसा की आरंभिक सदियों में तमिल परिषदों में संकलित साहित्य में जो संगम नाम से विख्यात पांड्य राजाओं का उल्लेख है, किंतु उसमें कोई क्रमबद्ध विवरण नहीं है। 1-2 पांड्य विजेताओं का उल्लेख है। फिर भी संगम साहित्य से प्रकट होता है कि यह देश धनवान समृद्ध था। पांड्य राजाओं को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ होता था। उन्होंने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे। किसने? पांड्य राजाओं ने। ठीक है, पांड्य राजाओं ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे। ब्राह्मणों का एक अच्छा स्थान था यहाँ पे। पांड्य राजा ने ईसा की आरंभिक सदियों में वैदिक यज्ञ किए थे। ईसा की शुरुआती जो सदियां थी उसमें इन्होंने वैदिक यज्ञ भी किए। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम या कोरोमंडल, चोल राज्य जो था मध्यकाल के आरंभ में आते आते चोल मंडलम बना या फिर कोरोमंडल कहलाया। ये पेन्नार और वेलार, ये पेपर में आया हुआ है। नदियों के बीच में पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में कोंकण में था, पूर्वोत्तर कोण में था, सॉरी। ठीक है।
हमें संगम साहित्य से चोलों की राजनीतिक इतिहास का कुछ आभास मिलता है। उनकी राजनीतिक सत्ता का केंद्र क्या था? उनकी राजनीतिक सत्ता का केंद्र था उरैयूर। उरैयूर फेमस क्यों था? ये पेपर में पूछा गया है। सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था ये। लगता है कि ईसा राजस्थान पूर्व के लिए बताइए। दूसरी सदी के मध्य में एलारा एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 साल तक वहां पर शासन किया। ये एक जानकारी मिलती है, ठीक है ना। एलारा ने एलारा कोई चोल राजा है जिसने श्रीलंका पर कब्जा किया, विजय प्राप्त करके 50 साल तक अपना शासन चलाया। चोलों का अधिक सुनिश्चित इतिहास ईसा की दूसरी सदी में उनके प्रख्यात राजा करैकाल से शुरू होता है। करैकाल, करिकाल भी बोलते हैं, करैकाल भी बोलते हैं। इसका नाम एक करिकाल भी है भाई, ठीक है, याद रखना है। उसने पुहार की स्थापना की। किसने? करिकाल ने। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया। इसका निर्माण 12,000 गुलामों से कराया गया जिन्हें श्रीलंका से बंदी बनाकर लाया गया था। पुहार की पहचान कावेरी पट्टनम से की गई है। ये पेपर में पूछा गया है। जो चोलों की राजधानी थी, पुहार ही चोलों की राजधानी। यह व्यापार वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था। क्या? पुहार व्यापार वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था। उत्खननों से मालूम होता है उसका गोदीबाड़ा डॉक बहुत विशाल था। जो पुहार का गोदीबाड़ा था वो बहुत विशाल था। चोलों के वैभव का मुख्य स्रोत सूती कपड़े का व्यापार था। ये हमको याद रखने की जरूरत है। उनके पास कुशल नौसेना भी थी। नौसेना थी इसलिए इन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया था। राजराज प्रथम राजेंद्र चोल, है ना। मेरे ख्याल से परांतक भी तो इसी में आता ना। परांतक परांतक भी तो चोल शासक है ना भाई, हमें याद रखना है, ठीक है। एलारा ये जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया है ये राजेंद्र प्रथम है ना। राजेंद्र प्रथम, ये हमें याद रखना है। पूरे श्रीलंका को जीता था ये। एलारा इसी का नाम हो सकता है। करिकाल करिकाल के उत्तराधिकारियों के समय चोल सत्ता का तेजी से ह्रास हुआ। उनकी राजधानी पर चढ़ाई कर उसे ध्वस्त कर दिया गया। चेरों और पांड्यों ने चोलों के राज्य में घुसकर अपना अपना राज्य फैलाया। चोलों की जो भी बची खुची सत्ता रह गई उसे उत्तर से पल्लवों ने हमला कर समाप्त कर दिया। जो कुछ भी था उसमें पल्लवों ने हमला किया और उसे समाप्त कर दिया। आपको पता होना चाहिए परांतक प्रथम के समय में एक राष्ट्रकूट शासक है जिसका नाम है कृष्ण तृतीय। उसने गंगों की मदद ली, गंग शासकों की मदद ली। और गंग शासक में उस समय बुत्तुग थर्ड हुआ करता था। उसकी मदद से तक्कोलम की लड़ाई में परांतक फर्स्ट को हरा दिया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने। उसके बाद राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण तृतीय है उसने एक उपाधि भी धारण की है, तंजयु की उपाधि धारण की, ठीक है। गंगे चोल पूरा में होता है ना सर। ईसा की चौथी से 9वीं सदी तक के दक्षिण भारतीय इतिहास में चोलों की भूमिका नगण्य रही। चेर या केरल देश पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में था। चेर जो था पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में था। उसमें समुद्र और पहाड़ों के बीच की एक सकरी पट्टी पड़ती थी, ठीक है। चलिए, चेर या केरल देश पांड्य के पश्चिम और उत्तर में था। उसमें समुद्र और पहाड़ों के बीच की एक सकरी सी पट्टी पड़ती थी जिसमें आधुनिक केरल राज्य का और तमिलनाडु का अंश हुआ करता था। पहाड़ों के बीच की सकरी सी पट्टी, उस सकरी सी पट्टी का नाम क्या था भाई? ईसा की आरंभिक सदियों में चेर क्षेत्र का महत्व उतना ही था जितना चोलों और पांड्यों का था। चोलों का यह महत्व रोमन लोगों के साथ व्यापार का था। रोमनों ने अपने हित की रक्षा के लिए सेना की 2 टुकड़ियों, मुजिरिस, मुजिरिस क्या है? मुजिरिस एक बंदरगाह शहर है, आपको याद रखना है। तो रोमन ने अपने हित की रक्षा के लिए सेना की 2 टुकड़ियां कहां भेजी? मुजिरिस, मुजिरिस में स्थापित की, जिसकी पहचान चेर क्षेत्र में क्रांगनोर, कैगानोर जिसको बोलते हैं, वहां से की गई है, ठीक है। ये हमको याद रखने की जरूरत है। मुजिरिस बंदरगाह है। कहा जाता है उन्होंने वहां अगस्टस का मंदिर भी बनवाया। किसने बनवाया अगस्टस का मंदिर? जाहिर सी बात है, रोमन सम्राट है तो रोमन लोगों ने ही बनवाया होगा। चेरों का इतिहास चोलों पांड्यों के साथ निरंतर युद्ध का इतिहास है। यदि चेरों ने चोल नरेश करिकाल के पिता का वध कर दिया, चेरों ने चोल नरेश करिकाल के पिता का वध कर दिया, लेकिन चेर नरेश को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। बाद में दोनों राज्य कुछ समय के लिए मित्र बन गए। अंततः दोनों वैवाहिक संबंधों से भी जुड़ गए। आगे चलकर चेर राजा ने चोलों के खिलाफ पांड्य शासकों से गठजोड़ कर लिया। जो चेर थे चोलों के खिलाफ पांड्य से गठजोड़ किया, मतलब पांड्य और चेर मिल गए, अकेले पड़ गए चोल, तो उनको फिर भागना ही पड़ा। लेकिन चोलों ने दोनों को हरा दिया, ठीक है। चोलों ने
दोनों को हराया। कहा जाता है कि चेर राजा ने पीठ में घाव लगने के कारण लज्जावश आत्महत्या कर ली थी। चेर कवियों के अनुसार उनका सबसे बड़ा राजा था सेंगुट्टू वन। सबसे बड़ा राजा कौन था चेर शासकों में? सेंगुट्टू वन, जिसे लाल या भला चेर भी कहा जाता था। उसने अपने शत्रुओं का संहार किया, अपने भाई को सुरक्षित रूप से सिंहासन पर बैठा दिया। कहा जाता है कि उसने उत्तर दिशा में चढ़ाई की, गंगा को पार किया। लेकिन यह सब अतिरंजित है। ईसा की दूसरी सदी के बाद चेर शक्ति का ह्रास हुआ और उसके बाद ईसा की 8वीं सदी तक उनके इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इन तीनों राज्यों के राजनीतिक इतिहास की मुख्य दिलचस्पी इनके अपने बीच और श्रीलंका के साथ लगातार होते रहे युद्धों की कहानी में है। युद्धों के कारण ये राजा कमजोर तो अवश्य हुए, परंतु अपने प्राकृतिक संसाधनों विदेश व्यापार से काफी लाभ उठाते भी थे। वे मसाले विशेषकर गोल मिर्च उपजाते थे, जिनकी पश्चिमी दुनिया में बहुत मांग थी। उन्हें अपने हाथियों से दांत मिलते थे, जो पश्चिम में काफी मूल्यवान समझे जाते थे। ये किसका किसका व्यापार करते थे? गोल मिर्च का, हाथी दांत का। समुद्र से मोती निकलता था, उसका भी करते थे। खानों से रत्न भी प्राप्त करते थे, इन सबका निर्यात करते थे ये लोग। इसके अलावा वो मलमल और रेशम भी पैदा करते थे, इनका भी व्यापार करते थे। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। कहा जाता है कि उनका सूती कपड़ा सांप के केचुल जैसा पतला होता था। किसका? ये भी आपको याद रखना है। प्राचीन तमिल काव्यों में रेशम के ऊपर तरह तरह की नक्काशीदार बुनाई का वर्णन किया गया। उरैयूर अपने सूती कपड़े के व्यापार के लिए जाना जाता था। प्राचीन काल में तमिल लोग एक ओर यूनानी या मिस्र के हेलेनिस्टिक राज्य और अरब के साथ, दूसरी ओर मलय द्वीप समूह के साथ, वहां से चीन के साथ व्यापार करते थे। किसके किसके साथ व्यापार करते थे ये लोग? चोल चेर पांड्य तीनों लोग। यूनानी, मिस्र के हेलेनिस्टिक राज्य के साथ, अरब के साथ एक और, दूसरी तरफ मलय द्वीप के समूह और उसके बाद चीन के साथ व्यापार कर रहे थे। व्यापार के फलस्वरूप चावल, अदरक, दालचीनी आदि कई वस्तुओं के नाम यूनानी भाषा में तमिल भाषा से लिए गए। ये जो चावल, अदरक और दालचीनी है, ये यूनानी भाषा में ही लिखे गए, लेकिन तमिल भाषा से लिए गए थे। जब ईसा की पहली सदी के आसपास मिस्र रोम का प्रांत हो गया और मानसून का पता लग गया, तब इस व्यापार को अपार बल मिला। ऐसा क्यों हुआ भाई? ठीक है, तो मानसून का पता चलने के बाद इनके व्यापार को चार चांद लगाए। क्यों? क्योंकि इनकी जो जहाजें थी वो पतवार वाली जहाजें होती थी और उस समय में वो निकलते थे ताकि इनके जहाज को बल मिले आगे बढ़ने में। ठीक है, जी। हाँ। इस तरह ईसा की आरंभिक 2.5 सदियों तक रोम के साथ दक्षिण के राज्यों का लाभप्रद व्यापार चलता रहा। इस व्यापार में ह्रास होने के साथ इन राज्यों का सितारा भी डूबता गया। धन और तलवार की बात करेंगे। स्थानीय और सुदूर दोनों तरह का व्यापार राजकोष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत था। हमें मालूम है कि चुंगी अधिकारी पुहार में किस तरह काम करते थे। जो सौदागर माल लेकर एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते थे, उनसे भी पारगमन शुल्क वसूल किया जाता था। ये भी हमको याद रखने की जरूरत है। सौदागरों की सुरक्षा के लिए, तस्करी रोकने के लिए सड़कों पर सैनिक लगातार चौकसी करते रहते थे। युद्ध में हाथ लगे माल से भी राजकोष में वृद्धि होती थी। इनके राजकोष में वृद्धि कैसे कैसे हुई है? तो इन्होंने क्या किया? सौदागरों पर टैक्स लगा दिए। ठीक है, व्यापार को इन्होंने बढ़ावा दिया। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया? सड़कों पर चौकसी बढ़ा दी ताकि व्यापारियों को सुरक्षा महसूस हो सके, व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, है ना। ये दूसरा, युद्ध में जो माल उनके हाथ लगता था उससे भी राजकोष में वृद्धि होती थी। लेकिन युद्ध और राज व्यवस्था का वास्तविक आधार कृषि से होने वाले नियमित आय थी। ये पेपर में आया हुआ है। खेती की उपज का कितना हिस्सा राजा का पावना होता था, कितना वसूला जाता था, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। प्रायद्वीप का सिरा, उससे लगे क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ थे। खेतों में धान, रागी, ईख, इन सब की उपज होती थी। याद रखना। कावेरी डेल्टा के बारे में कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता था है, उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। ये कहावत किसके लिए है? तो ये बात पता रहे, ये कावेरी डेल्टा क्षेत्र के बारे में कहा जाता था। ठीक है ना। इन सभी के अतिरिक्त तमिल प्रदेश में अनाज, फल, गोल मिर्च, हल्दी की उपज होती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सभी उपजों में राजा का अंश होता था। स्पष्टतः किसानों से वसूले गए करों से राज्य अपनी सेना रखता था। इस सेना में बैल जुते रथ होते थे, हाथी होते थे, घुड़सवार होते थे, पैदल सिपाही भी रहते थे। इनकी सेना में कौन कौन थे ये बात पता रहे। युद्ध में हाथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। घोड़े समुद्र के रास्ते पांड्य राज्य में बाहर से मंगाए जाते थे, बाहर से आते थे भाई। सामंत और राजकुमार या सेनापति हाथी पर चढ़ते थे और सेनानी जो कमांडर होता था वो रथ पर होता था। पैदल सिपाही घुड़सवार पांव की रक्षा के लिए चमड़े की पनही पहनते थे। सिपाही और घुड़सवार जो होते थे वो सब क्या करते थे? पैदल सिपाही और घुड़सवार
अपने पैर में कांटा वाटा ना चुभे उसके लिए चमड़े की पनाही मतलब जूता पहनते थे। ये जो महाश्म संस्कृति थी जिसको मेगालिथ बोला जाता था, ये मेगालिथ कल्चर, जो एक शब्द है मेगालिथ, ये एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। मेगालिथ क्या है? सिंधु समय से मेगास। बताया गया है। इसमें जो मेगालिथ है, मेगालिथ में ग्रीक शब्द मेगास और लिथोस, इन दो शब्दों से बना हुआ है आपका मेगालिथ। इन दोनों का अर्थ क्या है? इन दोनों का अर्थ है बड़ा या महा, पत्थर या पाषाण। बड़ा पत्थर या महापाषाण, इसी को हम महाश्म संस्कृति भी बताए थे आपको, महाश्म संस्कृति भी बताए थे। ओके। अब इनका जो खोज हुआ है, इनके खोज की शुरुआत सोरापुर दोआब रीजन में हुई थी, दोआब क्षेत्र में हुई थी, और ये एरिया पड़ता है कर्नाटक में, कर्नाटक में पड़ती है। इसी दौरान इन सब की खोज की गई थी। सर पत्थर की बात क्या लिखे है? पाषाण, ठीक है। ये जो कब्रें हैं ना, महाश्म संस्कृति क्या है? कब्रों का प्रतीक है। बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग होता था इस समय इन कब्रों को सहेजने के लिए या चिन्ह के रूप में बताने के लिए, तो इसीलिए इसको हम महापाषाण संस्कृति बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये कब्र मेहरगढ़ में मिले हैं ना? ध्यान रखना है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो कि एक त्रिभुजाकार प्रदेश है, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र भी है, विंध्य से लेकर, जो विंध्य पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ त्रिभुजाकार स्थिति में एक भूखंड है भारत का, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ भी है, इसको तमिलकम प्रदेश कहा जाता था। नाम है तमिलकम प्रदेश, या फिर बोले तो तमिश्कम कहा जाता है, कहा जाता था। तमिश्कम या तमिलकम कहा जाता था, ठीक है। अब इस एरिया में जो महापाषाणिक संस्कृति मिली है, महापाषाणिक जो स्मारक मिले हैं, महापाषाण या महाश्म, बड़े बड़े पत्थर, ये किसके प्रतीक बने? कब्रों के प्रतीक हैं। अब बात आती है कि महापाषाणिक स्मारक कितने प्रकार के थे? महापाषाणिक स्मारकों के प्रकार कितने थे? ये भी एक सवाल है। तो एक लेखक हैं, हालांकि, ठीक है, कहीं ये उसमें नहीं जाएगा, ऑप्शनल का नहीं पोर्शन है, लेकिन इसमें याद रखना है, महापाषाण जो है उनकी कब्रों को, महापाषाण कब्रों को संरचना के आधार पर, कब्रों को संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से हुए इसके? कक्षयुक्त, कक्षयुक्त कब्रें, कक्ष विहीन कब्रें और कब्र विहीन स्मारक। ये 3 तरीके के स्मारक यहाँ पे महापाषाणिक स्मारक हमको देखने को मिलते हैं। महापाषाणिक स्मारक मतलब, इसका ये जो लिखा है ना 3 टाइप, उसका मतलब बता दीजिए। कक्ष मतलब हो सकता है कमरा, युक्त मतलब हो सकता है जहां पे कमरे होंगे, कक्ष विहीन मतलब जहां कमरा उमरा नहीं होगा, वो कक्ष विहीन हो जाएगा। कक्ष युक्त का मतलब है ये जो कब्रें हैं ना, वो चौकोर, समकोण, आयताकार, विषम चतुर्भुजाकार ऐसी रही हैं ये कब्रें। इनके निर्माण के लिए क्या किया गया है?
चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को खड़ा करके ऊपर से ढक दिया गया है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो कब्रें रही हैं वो चौकोर रही हैं, समकोण रही हैं, तो ये पत्थर के टुकड़ों को खड़ा कर ऊपर से उनको ढका जाता था। इस प्रकार की कब्रों में प्रवेश करने के लिए क्या बनाया जाता था? पोर्ट होल, विशिष्ट छिद्र बनाए जाते थे। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा? पोर्ट होल, जिसको हम विशिष्ट छिद्र बोल सकते हैं। एक ये हो गया भाई, जो कक्षयुक्त कब्रें थी उसमें आपको क्या मिलता था? पोर्ट होल की व्यवस्था मिलती थी, विशिष्ट छिद्र की व्यवस्था मिलती थी। हमने बता दिया विशिष्ट छिद्र का क्या काम था। क्लास 12th की हिस्ट्री पार्ट 1 हमने पहले भी पढ़ा रखा है। अगर नहीं समझ में आया है ना तो यूट्यूब पे उसकी वीडियो पड़ी हुई है, कंप्लीट वीडियो 5-6 घंटे की है मेरे ख्याल से, उसको देख लीजिएगा आप लोग जाके। ठीक है, किस क्लास की सर? किस क्लास की सर? क्लास 12th हिस्ट्री पार्ट 1। ठीक है, तो उसको देख लीजिए आप लोग। दूसरा क्या था? कक्ष विहीन। कक्ष विहीन ये क्या है? ऐसी कब्रों के निर्माण के लिए जमीन में एक गड्ढा बना दिया जाता था और उसे चारों तरफ से पत्थरों से घेर दिया जाता था। एक गड्ढा बनाया जाता था, गड्ढे को पत्थरों से घेरा जाता था और एक कलश में 100 के अवशेष रखकर क्या किया जाता था? उसी में फिर दबा भी दिया जाता था। बात समझे? कक्षयुक्त में क्या किया गया? उसमें शरीर को रखा गया। कक्ष विहीन में क्या किया गया? कलश, ऐसा बोल सकते हैं ना, ये कलश समाधान का एक रूप रहा होगा, ऐसा भी बोला जा सकता है कक्ष विहीन को। इसमें लेकिन पोर्ट होल की व्यवस्था नहीं है। और जो तीसरी है कब्र विहीन स्मारक, ये क्या है भाई? इसमें ऐसी संरचनाओं के निर्माण के लिए क्या किया जाता था? बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे के सहारे खड़ा कर दिया जाता था। अब देखिए, ऐसे इस संस्कृति के बारे में अगर देखा जाए तो आप इसका विस्तार अगर देखें तो महापाषाणिक संस्कृति आपको मिलेगी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वाले एरिया में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे आपको हमने कुछ ब्रह्मगिरी के बारे में बता रखा है पहले ही, मास्की के बारे में, हल्लूर, नरसीपुर, हनान सागर, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, अमृतमंगलम, कोरकलम, मंगडू के बारे में भी बता रखे हैं। टेंगक्कल भी महापाषाणिक स्थल है। पेरुमल मलाई भी है, टेनकासी भी, आदि चनल्लूर है। ये सब महापाषाणिक स्थल हैं जहां पर इस संस्कृति को देखा जा सकता है। यही नहीं, इनका विस्तार अगर देखा जाए तो इनको हम विंध्य क्षेत्र में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो महापाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य हमको दक्षिण भारत में मिल रहे हैं। दक्षिण भारत के साथ साथ आपको विंध्य क्षेत्र में, यूपी, जम्मू कश्मीर के एरिया में भी, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी हम पाएंगे। ठीक है, ओके। पिछली क्लास में हमने ये बात किया था, यहाँ पे ये लोग जो बर्तन वर्तन का प्रयोग करते थे। अच्छा, जो कब्रें थी, कब्रों में क्या क्या दफनाया हुआ मिला है अभी तक? जैसा कि हमने एनसीईआरटी का इतिहास जो पढ़ा, 6 या 12 का इतिहास जो हमने पढ़ा है, कक्षा 6 और कक्षा 12 का इतिहास, उन सब में हमने क्या क्या देख रखा है कि क्या क्या कब्रों में दफनाया जाता था। तो जाहिर सी बात है, उसमें मिट्टी के बर्तन दफना दिए जाते थे, लोहे के उपकरण दफना दिए जाते थे, पशु की हड्डियां भी मिली हैं उसमें। जैसे आपने एक जगह सुना होगा कि बकरी दफनाई हुई मिली है, एक जगह कुत्ता भी मिल रहा है। गर्तावास भी सर, मानव कंकाल गर्तावास। ठीक है, नहीं गर्तावास अलग है भाई, गर्तावास की बात नहीं कर रहे, दफनाने की बात कर रहे हैं। सामान क्या क्या दफनाया गया समाधान के साथ? तो कुत्ता भी मिला है, बकरी को भी हमने देख रखा है, कुछ उनके उपकरण हमने देख रखे हैं, सोना चांदी ये सारी चीज देख रखे हैं, उनके प्रसाधन सामग्री भी देख रखे हैं, है ना, मूल्यवान वस्तुएं भी देख रखे हैं, लड़ाई का सामान भी देख रखे हैं। ये जो कब्रों में दफनाए जाने वाले सामान थे, उस समाधान के साथ में जो दफनाई गई चीजें थी, उससे उन सब व्यक्तियों के सामाजिक स्थिति का पता चलता है ना, सबकी सामाजिक स्थिति का
एक आकलन किया जा सकता है उस बेस पर। हमने पिछली क्लास में यह भी बताया था, ये जो महापाषाणिक संस्कृति है, ये जो महापाषाण स्मारक है, आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं पहाड़ों की ढलानों पर। पहाड़ों की ढलानों पर ये स्मारक हमको देखने को मिलते हैं। और पहाड़ों के ढलानों पर ही क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए कि पहली बात देखो, सेफ्टी रहेगी वहां पे, और दूसरी चीज है वहां पर उनको निर्माण के लिए जो जरूरी सामग्री है वो आसानी से मिल जाएगी। था आंशिक समाधान के बारे में बताए थे। आंशिक समाधान क्या था, आप में से किसी को पता है? किसी को भी आइडिया है कुछ? एनी आइडिया सर जी? नो आइडिया सर जी, है ना? ठीक है। आंशिक समाधान का मतलब है जो मृतक शरीर है ना, उसको पहले खुला छोड़ दिया जाता था, जंगल में या कहीं भी खुले में रख दिया जाता था। उसको जानवर वानवर जो होते थे वो आके खा पी लेते थे। बचे हुए अवशेषों को क्या किया जाता था? ले जाके दफना दिया जाता, है ना? उसी को आंशिक समाधान कहा गया। इस समय के लोग आंशिक समाधान का पालन करते थे। यहां से हमको कृषि उपकरणों के आधार पे, कब्रों से जो प्राप्त कृषि उपकरण है उसके आधार पर यह तय किया जाता है। कृषि उपकरण अगर मिले हैं कब्रों से तो हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? आप खुद सोच लीजिए। लोग कृषि किसान के कब्र होंगे। हाँ, किसान के होंगे। किसान के होंगे, उससे बड़ी बात यह होगी कि इस समय कृषि कार्य प्रचलित था। जी सर। बस समझे? में हमको तालाबों के भी साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। इन बस्तियों के पास में, इन बस्ती जो महापाषाणिक बस्तियां थी, महापाषाणिक स्मारक थे, इनके आसपास में हमको तालाब भी मिलते हैं। तालाब क्यों मिलते होंगे? इसके क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है, क्या हो सकता है भाई? एक तो सर वहाँ पे जो कृषि की गई तो वहाँ पक भी रहते होंगे इसीलिए। सर तालाब तो मैंने इसलिए कि मान के चलो जैसे घरेलू काम और सिंचाई दोनों में काम आता है। हाँ, क्योंकि किसान समाज है ना, तो उसको सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो सिंचाई कार्य में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके, इसलिए वो लोग ऐसा किए थे। और घरेलू कामों के लिए भी तो सर, हाँ बिल्कुल, नहाने धोने के। ठीक है ना? तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन मिले वो हमको कौन से कलर में मिले हैं? लाल मृतभांड, लाल कलर काले मृतभांड, लाल, लाल काले दोनों रहते थे ना। लाल और काले मृदभांड। काले की डिजाइन की रहती है। हाँ जी सर। बिल्कुल, लाल और काले मृदभांड यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। अच्छा, लाल काले मृदभांड, मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। अगर मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस समय हमको चाक भी मिलेगा। चाक मतलब जो मिट्टी का बर्तन जिसपे बनाया जाता यस। है ना? तो यहाँ पे चाक भी मिल सकता है। चाक भी मिला होगा। और चाक मिला है तो भट्ठी भी मिली होगी। लाल बर्तन मतलब कैसे? मिट्टी का, लाल लाल मिट्टी से बनाओ चाहे करिया मिट्टी से बना दे कोई, मिट्टी तो मिट्टी है। कच्चे में कच्चे रहेगा, कच्चा बर्तन होगा तो कैसे होगा? सूखने के बाद वैसे अपने कलर में दिख जाएगा, मिट्टी वाला कलर में। लेकिन वो पक जाएगा तो लाल कलर में भी आ जाएगा। तो पकाने के लिए भट्ठी भी मिलेगी वहां पे। बात समझ में आई? यस सर। यही नहीं, मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ हमें कांसा और तांबा, इसके भी बर्तन हमें मिलते हैं। ठीक है ना? ये हमें याद रखना है। तो फिर उसके बाद ऐसे होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लोग पहाड़ी ढलानों को छोड़कर मैदानी क्षेत्र की ओर आना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे मैदानों की ओर इनका प्रसार बढ़ता चला जाता है। बात समझे? अच्छा, संगम काल की बात, चैप्टर क्योंकि संगम काल पे ही आधारित है। महापाषाण संस्कृति है, संगम काल है। संगम काल में वो 3 वंशावलियों के नाम आपको पता है? संगम काल में क्यों 3 वंशावली का जिक्र होता है? यस सर। चेर, चोर, पांडे। सर है भाई, चेर होते हैं, चोर नहीं होता, चोल है वो। ठीक है? चेर, चोल, पांड्य, इन तीनों के बारे में जानकारी मिलती है। और जो संगम है ना, ये कवियों की गोष्ठी है। इस पे भी प्रश्न पूछा गया है। संगम शब्द का प्रयोग जो हुआ है, ये संगम शब्द का मतलब है कवियों की गोष्ठी। कवियों की
गोष्ठी। ठीक है? और इन्हीं 3 वंशावलियों का इसमें जिक्र है पूरे संगम काल में। और ये संगम जो है वो कवियों की गोष्ठी से संबंधित है। ये 3 संगम हुए हैं टोटल। पिछली क्लास में हमने बात कर ली है कौन कौन से रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। किसने किसने अध्यक्षता की, कहाँ कहाँ पर हुआ, ये सब पता आपको। ठीक है ना? इसमें हमने कई सारे, जैसे, हाँ बोलिए, चलिए। इस समय एक शब्द का यूज मिलता है हमको एनसीईआरटी के 12th वाले में। हमने आपको पार्ट 1 के इतिहास में बता रखा है। वो शब्द है, इस पे भी प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में ही, मूवेनदार। मूवेनदार, जागीरदार भी फिर बोलते हैं ना इसे। मूवेनदार कौन है? मूवेनदार जो है ये एक तमिल शब्द है। अब होता है ना 3 मुखिया। अरे तीन है ना, संगम काल में 3 ग्राम भोजक और एक और होता है। राजवंश, 3 राजवंश का ना जिक्र है ये सर चोल चेर और काल में। पांड्य, ये 3 मुख्य है ना। अब चेर चोर पांड्य, नहीं सॉरी, चेर चोल और पांड्य, बस। सर एक और 3 होता है ना, और मतलब कि ग्राम की 3, ये अलग होता है क्या? 3 मुखिया, 3 शासक परिवार मूवेनदार थे, चोल, चेर, पांड्य। ठीक है ना? इनके लिए यूज किया गया है मूवेनदार शब्द। इनके समय में कई सारे महाकाव्यों की रचना हुई, लेकिन याद रखना, बिल्कुल ध्यान रखना है, इनके जो महाकाव्य रहे धार्मिकेतर रहे हैं, धार्मिक नहीं रहे, धार्मिकेतर रहे हैं। ठीक है? धार्मिकेतर का मतलब क्या है? धर्म से अलग रहे, हटके, सामाजिक क्रियाकलापों पर आधारित रहे। कि कहीं आप किसी में प्रेम प्रसंग का मामला देखते हैं, कहीं आप युद्ध का वर्णन देखते हैं, कहीं आप किसी व्यवसाय को लेकर बात सुनते हैं। बात समझे? ऐसी घटनाओं से भरे हैं दक्षिण भारत के साहित्य। और हम वहीं उत्तर भारत के साहित्यों के बारे में जब देखते हैं तो इसमें देवी देवताओं का जिक्र, पूजा पाठ का जिक्र, ये वाला जिक्र, सारा जिक्र, यज्ञों का जिक्र है ना। अब इसमें जैसे शिलप्पाधिकारम है, मणि मेकलई है ना, जीवक चिंतामणि, और कौन सी है, तिरुक्कुरल है, तिरुक्कुरल भी तो है। यस, त्रिकुल भी। हाँ, ठीक है ना। बाकी संगम काल की जानकारी आपको कहां कहां से मिलती है? तो आपने अशोक के अभिलेख पढ़े थे, अशोक के अभिलेख में भी जिक्र किया गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख हमने पढ़ा है, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है, वहां पे भी आपको मिलता है। अच्छा, एक बार खारवेल के बारे में पूछा गया, खारवेल किस वंश से संबंधित है? आप में से किसी को पता है? खेदी वंश से। चंद हाँ बोलो। चंदेल। और कोई बताओ। छेदी वंश से सर। तो खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख से भी इनकी जानकारी हमको मिलती है। बाकी यहाँ पे जो खुदाई उदाई हुई है उससे भी हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। अच्छा, एक मंदिर है जिसका नाम है ऑगस्टस का मंदिर। ये ऑगस्टस का मंदिर कहाँ है? ऑगस्टस का मंदिर है मुजरिस। ये मुजरिस कहाँ है? मुजरिस कहाँ भाई? कल पढ़ाए थे मुजरिस के बारे में, तो याद रखना इस चीजें। यहीं पर है, ये मुजरिस में ही है ऑगस्टस का मंदिर। और ये मंदिर क्या है? संगम काल की जानकारी देता है। संगम काल का स्रोत ये भी है। संगम काल का स्रोत अरिकामेडु से जो मिले हुए साक्ष्य हैं वो भी है। बाकी मेगास्टीज की इंडिका, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इन सब से भी जानकारी मिलती है। हालांकि इन सब के बारे में पहले बात हम कर चुके हैं, इसलिए इस पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है ना। संगम साहित्यों में हमको जो जानकारी मिल रही है उसमें हमको सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। किसके सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है? राजाओं के सामाजिक जीवन, नैतिकता। तो नैतिकता, वीरता, प्रशंसा, रीति रिवाज संबंधी कविता, इन सब का जिक्र है। एक चीज और याद रखना,
जो तमिल संबंधी काव्य थे ना, तमिल संबंधी जो काव्य थे और ये प्रेम संबंधी जो थे, प्रेम संबंधी जो थे, इनको बोला जाता था आगम। जो प्रेम संबंधी साहित्य थे उनको आगम बोला गया। और जो नैतिकता, वीरता, प्रशंसा, रीति रिवाज संबंधी या सामाजिक जीवन संबंधी थे उनको क्या बोला जाता था? पुरम। उन्हें बोला जाता था पुरम। ठीक है ना? ये हमें याद रखने हैं। ओके। और अच्छा, पहला संगम जब हुआ था उस समय कौन से ग्रंथ की रचना हुई थी? कौन से महाकाव्य की रचना हुई सर थी? पूरम पूरम कौन सा काव्य था? दूसरा संगम था। दूसरे संगम में, द्वितीय संगम में अगर देखा जाए तो उस समय जो रचे गए ग्रंथ थे, एक तो अपना तोलकाप्पियम, जिसके बारे में कल बात कर चुके हैं, तोलकाप्पियम, जिसके लेखक कौन है? लेखक का नाम है तोलकाप्पियम। नहीं, तोलकाप्पियम ही नाम है उनका। तोलकाप्पियम। सॉरी। और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ होने के साथ साथ ये एक क्या है? प्राचीनतम ग्रंथ भी है। दूसरे संगम का एक अवशिष्ट के रूप में उपलब्ध भी है। ये बात हमको याद रखनी होगी। जो तोलकाप्पियम है, तोलकाप्पियम तो ये हो गया। इसके बाद एक जैसे जो संगम साहित्य रहे ना, तोलकाप्पियम के अलावा संगम साहित्य को दो भागों में बांटा गया। संगम साहित्य के दो भाग, एक नाम है मेलकड़क्कु, मेलकड़क्कु, और दूसरा है कीलकड़क्कु। मतलब संगम साहित्य को दो वर्गों में बांटा गया, मेलकड़क्कु, कीलकड़क्कु। ठीक है। अब मेलकड़क्कु में अगर देखेंगे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं। ये जो कीलकड़क्कु है ये छोटा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको? लघु ग्रंथ बोल सकते हैं। ये लघु ग्रंथ है। ठीक है, ठीक है ना? ये हमको याद रखना होगा, बस बाकी कुछ नहीं। इसके बारे में एक चीज लिख सकते हैं मेलकड़क्कु के बारे में, ये आपका आख्यात्मक शैली है, आख्यात्मक शैली है। और ये, आख्यात्मक शैली का मतलब बताइए। और ये उपदेशात्मक शैली है। शब्द है एम्फोरा। एम्फोरा क्या होता है भाई? एम्फोरा जार बता दो। वैसे तो ये बर्तन है। ये एम्फोरा जार पुरातात्विक स्रोत में शामिल है। ठीक है। ये रोम से आयात किया जाने वाला, आयात किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का बर्तन है। जाने वाला विशेष प्रकार का बर्तन है। ठीक है। एम्फोरा, इसमें क्या होता था पता है? एम्फोरा जार में ना, जैसे कुछ पेय पदार्थ रखने के काम आता था ये, है ना? इसमें दोनों तरफ हत्था लगा होता था। हत्था लगा होता था। मंदिर, ऑगस्टस का मंदिर कहाँ से प्राप्त हुआ है? रोम से। मुझे सर बताए थे सर। हाँ केरल में। बिल्कुल, ऑगस्टस का मंदिर जो है आपको मुजिरिस से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना? ये हमें याद रखने हैं। हमने कल बताया था जो संगम साहित्य हैं, किसी में राजा के सामाजिक जीवन, नैतिकता, वीरता, प्रशंसा, रीति रिवाज, मतलब इन सब का जिसमें वर्णन है उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है पूरम। पूरम कहा गया है सर। वेरी गुड। वीरता वाले। हाँ, है ना? जैसे एक एक ग्रंथ है आगम था सर, प्रेम आगम, संबंधित।
तमिल काव्य में जो प्रेम संबंधी कविताएं थी उनको बोला गया आगम। ठीक है, ये कुछ चीजें कल हमसे बात किए थे। सर दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, दोनों तरफ? चलिए ठीक है, कल हमने आपको बताया था इनके जो साहित्य है ना उनके दो पार्ट्स हैं, एक है मेल कड़कू और एक है कील कड़कू। मेल कड़कू क्या है? तो ये आध्यात्मिक शैली है, मतलब इसमें लघु ग्रंथ बोल सकते हैं। हाँ, और जो कील कड़कू है वो उपदेशात्मक है। इसमें भी 18 लघु ग्रंथ है। हाँ, 18 मुख्य ग्रंथ के साथ मेल कड़कू एक आख्यानात्मक ग्रंथ है और कील कड़कू 18 लघु ग्रंथों के साथ एक उपदेशात्मक है। ठीक है, और अच्छा इसमें अगर देखें जैसे मेल कड़कू में तो इसमें दो चीजें नजर आती हैं, एक 10 ग्राम्य गीतों का, ऐसे देखें मेल कड़कू, अट्ठारह ग्रंथ, 18 मुख्य ग्रंथ इसमें है ना। एक कैसा है? आख्यानात्मक है, आख्यानात्मक है, ये आपको याद रखना। इसके भी दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं? एक तो आप लिख सकते हैं पत्थु पातु, पत्थु पातु, ये क्या है? ये 10 ग्राम्य गीतों का संग्रह है। ये 10 ग्राम्य गीतों का संग्रह है। और दूसरा है इत्थु थोकै, ये क्या है? इसमें 8 कविताएं हैं। अगर देखें इसमें तो इस 10 ग्राम्य गीतों के संग्रह के रूप में जो पत्थु पातु दिया गया है, इसमें अगर देखेंगे तो हमें नेडुनल वाडे, सर ये क्या लिखे हैं सर? नेडुने अच्छा, सॉरी नेडुनल वाडे, इसके रचनाकार हैं नक्कीरत। नक्कीरत मतलब तीसरी संगम, तृतीय संगम हुआ था ना, उसके अध्यक्ष थे नक्कीरत, उनके द्वारा ये लिखा गया। इसमें आपको युद्ध मिलेंगे, ठीक है, युद्ध मिल जाएगा, पति वियोग, ठीक है, इसमें युद्धों का संग्रह है और पति वियोग का वर्णन है। युद्ध और पति वियोग, पति वियोग का वर्णन किया गया है। दूसरा लिख सकते हैं तिरु पुरु गात्रु पदय, इसके भी लेखक नक्कीरत ही हैं। ठीक है, इसमें जो तमिल देवता हैं मुरुगन, मुरुगन कौन है? तमिल देवता, तो तिरु क्या लिखे हैं सर, ये पढ़ने पा रहे तमिल देवता है ये, और इनसे संबंधित गायन है इसमें। ठीक है, सर, ये लिखे क्या है तिरु? तिरुपुरु गात्रु पदय। ठीक है, एक कार्तिकेय है ये। ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं। अगला हो सकता है आपका पेरू पन पनत्रुपदय, इसके रचनाकार कौन है? रुद्रन कन्ननार, रुद्रन कन्ननार। ठीक है, ठीक है, इसकी फिर आएगा पट्टिन पालय,
पट्टनपाल है, ये भी इन्हीं की रचना है। ऊपर जो जिनका नाम लिखा है ना, वही इन्हीं की रचना ये भी है। ठीक है, इसमें प्रेम गीतों का संकलन है। ओके, प्रेम गीत इसमें है। इसके अलावा आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, फुहार। फुहार मतलब जो चोलों का बंदरगाह रहा है, फुहार, जिसको हम आज के समय में कावेरी पत्तनम बोलते हैं, कावेरी पत्तनम बोलते हैं। ठीक है, फुहार और तमिल क्षेत्रों के साथ विदेशी व्यापारिक संबंध का उल्लेख, विदेशी व्यापारिक संबंध का उल्लेख किया गया है। फिर मदुरै कांची, मदुरै कांची, इसके लेखक हैं मरुदनार। ठीक है, ये तो याद करना होगा। ठीक है, एक है मदुरै कांची हो गया ना, एक तो है मुल्लै पातू, मुल्लै पातू। ये क्या है, इसकी रचना किसने की? नुपुथनार ने। नुपुथनार द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है, इसमें एक पांड्य शासक हैं, जो कि संगम काल से ही संबंधित है। पांड्य शासक हैं तलैया लंगानम। तलैया लंगानम, उनकी वीरता के बारे में वर्णन किया गया है। एक है कुरुंजिप पातु। कुरुंजिप पातु, ये कपिलार द्वारा लिखा गया है। कपिलार इसके लेखक हैं। ठीक है, नलदियर, 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 इसमें क्या है? अच्छे आचरण, अच्छे आचरण का पालन करने से संबंधित रचना नलदियर है। ठीक है, एक है कारनार, सॉरी, कारनार पटु। कारनार पटु, ये क्या है? वैदिक यज्ञों का विवरण है इसमें। वैदिक यज्ञों का विवरण इसमें मिलता है। ठीक है, एलादी, एलादी में क्या है? चारों वेदों का संक्षिप्त उल्लेख। चारों वेद का संक्षिप्त उल्लेख एलादी में किया गया। सिरु मंचमूलम, इसमें क्या है? औषधियों की चर्चा है। औषधियों की चर्चा है। तिरिक दुकम, तिरिक डुकम, इसमें क्या है? यही औषधियों की चर्चा इसमें भी है। पालमोली, पालमोली क्या है? इसमें देखिए प्राचीन कथाओं का वर्णन है। इसमें लिख सकते हैं सूक्त ग्रंथ है। यह एक सूक्त ग्रंथ है।
ठीक है। आचार कोवै, आचार कोवै ये क्या भाई? भगवान शिव की पूजा से संबंधित, शिव की पूजा से संबंधित विवरण है। इनिलय क्या है? इनलय का भी प्रकाशन नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसी कुछ किताबें हैं जिनके बारे में हमको पता रहना चाहिए, ठीक ना। अच्छा, इसमें जो एक इनका महाकाव्य, कई सारे काव्य हैं इनके ना, इनके पास कई सारे महाकाव्य हैं। शिलप्पाधिकारम, मणिमेखलई, वलयपति, कुंडलकेशी, है ना, इन सब के नाम आप सुने होंगे। शिलप्पाधिकारम में क्या है? शिलप्पाधिकारम के बारे में क्या है, जानते हैं आप लोग? शिल्पाधिकारम, इसके लेखक है इलंगो। हाँ, नुपुर को कहानी। लेखक हैं इसके इलंगो अडिगल। इलंगो अडिगल कौन है? किसी राजघराने से संबंधित हैं, है ना, ये बताए थे हम आप लोगों को। ये किसी राजघराने से संबंधित है, किसी के पौत्र भी हैं, है ना। चोल नरेश करिकाल के पौत्र हैं ये बताए थे आपको, है ना। इसमें व्यापारिक गतिविधियों की विवेचना की गई है, व्यापारिक गतिविधियों का वर्णन है, ठीक है। इसमें एक पोहार का व्यापारी है, कोवलन, और कन्नगी, कन्नगी दुर्भाग्यशाली पत्नी भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी दुखद कथा का वर्णन है, दुखद कथा का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। काव्य के अंत में इसी में बताया गया है, एक माधवी हैं जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेती हैं, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास का वर्णन, इसमें भौगोलिक परिदृश्यों का, आर्थिक स्थिति का भी वर्णन इसमें किया गया है। इसमें दो नदियों का उल्लेख मिलता है, कावेरी और वैगई नदी का उल्लेख, कावेरी और वैगई नदी का उल्लेख किया गया है। इसे तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है, तमिल साहित्य का क्या बोला जाता है? इलियड। इसमें गणवाहु का भी उल्लेख है। गणवाहु कौन है? श्रीलंका का शासक है, श्रीलंका का शासक है गणवाहु, इसका उल्लेख भी है इसमें, ठीक है। ये हमें याद रखने हैं। सेन गुट्टवन, जिसने कन्नगी के लिए एक मंदिर का निर्माण करने का काम पूरा कर रहा था, ये उस समय की बातें हैं। ये जो सॉरी तमिल साहित्य क्या लिखा है? तमिल साहित्य का इलियड बोलते हैं इसको, ठीक है।
किसे सर? दूसरा है मणि मेखलाई। मणि मेखलाई, मेखलाई मेखलाई लिख सकते हैं। ठीक है, किसने इसकी रचना की है? रचनाकार या लेखक का नाम लिख लो। शीतलय सत्यनार, शीतलय सत्यनार द्वारा लिखी गई। शीतलय सत्यनारायण कौन है? एक भाई बौद्ध अनुयायी हैं। ये बौद्ध अनुयायी हैं, मतानुयायी हैं। इसमें क्या है ना, इस मणि मेखले में कि विषय वस्तु लिख लो। लिखिएगा, कोवलन, कोवलन और नर्तकी का नाम था माधवी से उत्पन्न कन्या मणिमेखलय उत्पन्न कन्या मणिमेखलय का राजकुमार, क्या नाम है? उदयन के प्रेम संबंध का वर्णन है। शिलप्पाधिकारम में बहुत कुछ चीजों का उल्लेख रहा, लेकिन मार्मिक कथा रही है। लेकिन मणि मेखले में आपको प्रेम प्रसंग मिल रहा है, प्रेम संबंध का वर्णन है। मनी मेखले तो ऐसे का तो पुत्र है वो। हाँ, कन्या का नाम है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, इन्हीं दोनों के बीच में है। अंत में फिर क्या होता है कि जो मणि, ठीक है भाई, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। इसमें ये ध्यान रखना कि मणि मेखले को भी अपनी माता की तरह, अपनी माँ की तरह अंत में जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, इसकी माँ भी अंतिम में जाके बौद्ध धर्म को ग्रहण करती है ना, वैसे ही मणि मेखले भी करती है। इसमें एक चीज और लिख सकते हैं विषय वस्तु के रूप में, कापालिक शैव सन्यासियों का उल्लेख है। कापालिक शैव सन्यासियों का उल्लेख किया गया है इसमें। ठीक है, अगला है जीवक चिंतामणि। आगे है जीवक चिंतामणि। जीवक सर इसी में है। हालांकि इसकी रचना जो है ना, वो संगम काल के बहुत बाद में मानी जाती है। इसके जो रचनाकार रहे हैं या लेखक रहे हैं, उनका नाम क्या था? तिरु तक्क देवर। ये कौन है? ये एक जैन भिक्षु हैं। जैन भिक्षु तिरुतक्क देवर द्वारा इसकी रचना की गई थी, जो कि संगम काल के बहुत बाद में लिखी गई मानी जाती है। इसमें ना, इसके जो विषय वस्तु है, इसकी विषय वस्तु क्या है? जीवक नामक आदर्श नायक की जीवन कथा का वर्णन है। और ये जो जीवक व्यक्ति है ना, ये युद्ध और शांति दोनों में पारंगत है। इसमें करीब 3200 छंद दिए गए हैं। ठीक है,
ये हो गए ना, है ना। अच्छा हाँ, मदुरै। ये जो संगम हुए हैं, इन तीनों संगमों का आयोजन किसकी देखरेख में किया गया, अगस्त ऋषि से है ना? किसके संरक्षण में किया गया, कहाँ कहाँ पर हुआ है, पहला संगम कहाँ हुआ? मदुरै में, ठीक है। 2 मदुरै में हुआ है हाँ, और एक नहीं पता। एक हुआ है कपाटपुरम में सर। कपाटपुरम या फिर अलैवाई जैसे जिसको बोलते हैं। मतलब पहला हुआ है इसका मदुरई, जो है पांड्यों की राजधानी भी है। पहला जो संगम हुआ वो पांड्यों की राजधानी मदुरई में हुआ, अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष बने। दूसरा हुआ कपाटपुरम या फिर अलैवाई में, इसके भी अध्यक्ष बने थे कौन, अगस्त ऋषि। और तीसरा हुआ है कहाँ पे, मदुरई में, जिसके अध्यक्ष रहे हैं नकीरत। नक्की। नकीरत, ठीक है। ये हमने बात किया है। अगस्त ऋषि जिन्होंने दक्षिण भारत में क्या बोले तो इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, है ना। अगस्त ऋषि को दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय दिया जाता है। संगम साहित्य का जनक भी माना जाता है इनको। एक चीज याद रखना ये है जो हम बताना चाह रहे थे कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का प्रचार प्रसार किसने किया था, वो उसका उत्तर हो जाएगा अगस्त ऋषि, है ना। जी तो ये चीज हमें याद रखना भाई, ठीक है। चलो, पहला जो संगम रहा है बहुत लंबा चौड़ा, लंबे समय तक चला। इसमें आप अगर देखें, पहले पहले संगम में अकट्टियम, जिसको अगस्त्यम भी बोल सकते हैं, परिपदाल, मुदुनारय, मुदु, कुरुकु, कलारी, आविरय का संकलन हुआ इस समय, लेकिन उपलब्ध नहीं है ये सब, ठीक है, लेकिन उपलब्ध नहीं है। ओके, इसमें बहुत सारे लोग इसमें शामिल रहे हैं। दूसरा हमने बताया था अलैवाई कपाटपुरम में इसका आयोजन हुआ, अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष रहे हैं, है ना। पांड्य शासकों के संरक्षण में ही हुआ था, पांड्य शासकों के ही संरक्षण में हुआ था, है ना। और ये लंबे समय तक चला था। एक इसमें तोलकाप्पियम के बारे में बताए हैं, जो कि क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है। ओके, इसमें एक काम कर सकते हैं और लिख लीजिए तो, दूसरे संगम में व्यालमलय, तोलकाप्पियम तो पहले भी लिखवाए हैं, एक बार और लिख लीजिएगा, तोलकाप्पियम, भूतपुराणम, माँ पुराणम संकलन हुआ, ठीक है। इन सब का संकलन हुआ दूसरी संगीति में। ओके, लेकिन दूसरे संगम में जो भी ग्रंथ रचे गए हैं उनमें से एकमात्र यही है तोलकाप्पियम, जिसके रचनाकार रहे तोलकाप्पियर। एक व्याकरण ग्रंथ भी रहा है, सूत्र शैली में इसकी रचना हुई है। आप लोग लिख भी सकते हैं, जहाँ पे आपने तोलकाप्पियम लिखा है वहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको कि सूत्र शैली। इसमें ना देखिए, व्याकरण ग्रंथ तो है, साथ साथ इसमें 4 पुरुषार्थों का भी वर्णन है। 4 पुरुषार्थ क्या है भाई?
हाँ, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ का भी वर्णन है इसमें। 4 पुरुषार्थ का भी वर्णन है। यही नहीं, इसमें 8 प्रकार के विवाह का भी वर्णन है। ये भी याद रखने की जरूरत है। तीसरा कब हो रहा है? तीसरा कहाँ हो रहा है? ये भी पांड्य राजा की राजधानी है, मदुरई में ही हो रहा है। नक्कीरर इसके अध्यक्ष रहे थे, है ना। इसकी सारी रचनाएं, जो संकलित रचनाएं थी, ये सब आज भी मौजूद हैं, है ना। और इसमें जैसे इरेनार, आप लिखना चाहें तीसरे में, इरेनार, कपिलर, उग्र पांड्य शासक हैं। इसमें ये सब विद्वान के रूप में उपस्थित रहे हैं। ठीक है। प्रमुख विद्वान ऐसे लिख लो। क्या नाम बोले थे? इरेनार, इरेनार, कपिलर और उग्र पांड्य शासक हैं ये। ठीक है। और रचनाएं कौन सी थी? रचनाएं लिखिएगा। नेदुन थोके, नेदुन थोके, कुरून थोके, नत्रिनई, नत्रिनई, एंकुरुन्नुरु, नुरु, पदित्रुपट, त्रुपट, परिपादल, सर इतनारे लिखे हैं पांड्य शासक के बाद। परिपादल हो गया। कुथु, कुथु, वारी, पेरिसय, सित्रिसय। ये क्या है? इनका संकलन हुआ है। ठीक है। तो हमें ये याद रखना है। ठीक है भाई। कुरल, जिसको तिरुकुरल भी कहा जाता है। ठीक है। तिरुकुरल कहते हैं। इसे बाइबिल भी कहा जाता है, तमिल साहित्य का। तमिल साहित्य का बाइबिल कहते हैं इसको। पंचम वेद भी कहते हैं इसको। ठीक है। पंचम वेद भी कहते हैं इसको। इसमें राजनीति और कला का उल्लेख है। कला का उल्लेख है इसमें। लेखक का नाम है तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर इसके लेखक हैं। इसमें जो मुख्य विषय वस्तु है तिरुकुरल में, एक है कुरल और दूसरी इसकी पत्नी है, जिसका नाम है अव्वय। कुरल और उसकी पत्नी से संबंधित कहानियों का विवरण है। ठीक है। इस किताब की जो रचना हुई थी, श्रीलंका में एक व्यक्ति हैं नृपति इलल, इनके पुत्र हैं। उन्हें शिक्षित करने के लिए की गई। ठीक है। इसे साहित्यिक त्रिवर्ग कहा जाता है।
सर कुरल के बाद क्या लिखे? साहित्य अव्यय। त्रिवर्ग कहा जाता है। सकते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा हुई है, मोक्ष की चर्चा की गई है। आचार कोवे में क्या किसका वर्णन है? आचार कोवे भगवान शिव की पूजा से संबंधित था, नहीं है ना? थिरुवल्लुवर इसके लेखक रहे हैं। एक और नाम लिख लो, अहनानोरू। अहनानोरू, ये इसके लेखक कौन भाई? रुद्र श्रमण। और एक और है पुरु गात्रो पदय। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक नाम बता चुके हैं पहले भी। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या लिखे हैं? अहनानोरू, रुद्र, नहीं। ये तिरुपुरु गात्रुपदय, जी। ठीक है। इसके लेखक है नक्कीरर, ठीक है। इसके लेखक हैं नक्कीरर, ठीक है। सर लास्ट वाला क्या तो है सर? ये क्या है सर? ठीक है। अच्छा, जो चोल शासक थे इनके बारे में इतना पढ़ा है कि चोलों का जो एरिया था, चोलों का जो क्षेत्र था वो कौन सा था? चोलों का क्षेत्र क्या कौन सा था भाई? चोलों का जो राज्य था वो किस किस के बीच में था? सर कृष्णा नदी। पेन्नार और लिखो, चोलों का क्षेत्र पेन्नार से लेकर दक्षिणी वेल्लारू नदी तक, नदी के बीच में रहा है। दक्षिण वेल्लारू नदी के बीच में रहा है। वो जो हमने बताया ना, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक जो बताए हैं, वो तो हमने तमिल प्रदेश की बात की थी, है ना। इनका राज चिन्ह क्या था? राज चिन्ह देखोगे तो इनका राज चिन्ह चीता है या फिर उसको बाघ कह देंगे, है ना। इनके कई सारे शासक रहे हैं, इसमें एक शासक इनका है करिकाल, इनका एक शासक करिकाल भी है, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी? पुहार, जिसे कावेरी पत्तनम भी कहा जाता है ना। लेकिन इनकी आरंभिक राजधानी क्या थी? आरंभिक राजधानी क्या थी भाई? उत्तरी मलनूर या उरैयूर, ठीक है। करिकाल, करिकाल का एक पौत्र है इलंगो अडिगल, जिन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है ना, हम सबने पढ़ा है। करिकाल जो शासक रहे हैं चोल साम्राज्य के, इसमें जैसे एक उपलब्धि होती है, करिकाल की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी रही हैं? इसने पुहार की स्थापना की थी, पुहार की स्थापना की इन्होंने। कावेरी नदी पर बांध बनवाया, नदी पर बांध, वेण्णी का युद्ध लड़ा, जिसमें पांड्य, चेर सहित 11 राजा लड़े थे, 11 राजाओं पर विजय पाई। ये सब बेन्नी है।
हाँ, 11 राजाओं पर विजय प्राप्त की। एक और युद्ध था, वह है परंदलई। इसमें 9 राजाओं पर विजय प्राप्त की। 9 राजाओं पर विजय प्राप्त की। ठीक है, वह है परंदलई। ठीक है, सर इतना मोटा से क्यों लिखा? चोल शासक है परांतक, है ना? परांतक भी तो चोल शासक ही था ना। हाँ सर, हाँ सर, पर्यंत। हम्म। परांतक प्रथम, तो इसमें लिख सकते हैं परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में, परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक, क्या नाम है? कृष्ण थर्ड। इसने क्या किया? पश्चिमी गंगों की सहायता से, पश्चिमी गंग में कौन था राजा? पश्चिमी गंगों में देखेंगे तो बुत्तुग सेकंड का नाम आता है। बुत्तुग सेकंड आता है, की सहायता से तक्कोलम का युद्ध लड़ा गया भाई। तक्कोलम का युद्ध हुआ और इस युद्ध में परांतक प्रथम को पराजित किया गया, या फिर बोले तो चोलों को पराजित किया गया। ठीक है, बात समझे? और याद रखना है, ये जो कृष्ण थर्ड है, जब इसने चोलों को पराजित किया तो इसने एक उपाधि धारण की, तंजयु पोंड, है ना? चेरों की बात कर लें, चेर राज्य। वैसे एक चीज याद रखना है, ये जो परांतक प्रथम है, यह चोलों की राजधानी, चोलों की राजधानी क्या थी? कुहार। पोहार। आरंभिक राजधानी थी उरैयूर। अच्छा, उरैयूर क्यों फेमस था? सर कपड़े के लिए सर, सूती वस्त्र के लिए। है ना? कपास। तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इसी परांतक को लिख लो, चाहे तो लिखना चाहे तो। द्रविड़ देश में, द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य का संस्थापक है। चोल आधिपत्य का संस्थापक है ये। ठीक है, ये नहीं समझ में आया सर, फिर से बोलिएगा तो। द्रविड़ देश में चोलों के आधिपत्य का संस्थापक माना जाता है, मतलब सॉरी, चोल आधिपत्य की स्थापना की थी परांतक प्रथम ने। आप लोगों को एक बात और बता देते हैं, परांतक प्रथम जो था शैव धर्मानुयायी था, पता है नहीं? शैव धर्म का इतना मतलब पक्का कट्टर शैव धर्मानुयायी था वो, और इतना कट्टर था कि बताया जाता है कि उसने भगवान विष्णु की मूर्ति को उखाड़ के समुद्र में फेंकवा दिया था। ये परांतक प्रथम था। ठीक है ना? चोल शासक है राजेंद्र प्रथम, सॉरी, राजराज प्रथम। चोल शासक हैं राजराज प्रथम। ये क्यों फेमस रहे? इनके बारे में लिख सकते हैं कि इन्होंने सिंघल क्षेत्र पर आक्रमण किया, उत्तरी सिंघल पर विजय प्राप्त की।
उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। अब आते हैं राजेंद्र प्रथम। ये राजेंद्र प्रथम क्या किए? इनके राजराज प्रथम है ना सर, जो मंदिर है उसका स्थापना किया था। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था भाई? लिख लीजिए। चोल काल का चरमोत्कर्ष काल है ये। चोल काल का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। इसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील बना दिया था। ये लिखो। इसने क्या किया? राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सिंघल को जीत लिया। संपूर्ण सिंघल को जीत लिया। और इसी के बारे में बताया जाता है कि पवित्र गंगा का जल लाने के उद्देश्य से ये आगे भी बढ़ा था, है ना। पवित्र गंगा का जल लाने के उद्देश्य से ये आगे बढ़ा था। उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया। उस समय पाल शासक हुआ करते थे। महिपाल को इसने पराजित करके गंगैकोंड की उपाधि धारण की और गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना करके गंगैकोंड की उपाधि गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना और चोल गंगम, है ना, सिंचाई के लिए चोल गंगम का निर्माण। चोल गंगम तालाब का निर्माण याद रखने हैं ये चीजें। अरे सर आप तो मिटा रही हैं। कुलोत्तुंग प्रथम, इनके बारे में बताया जाता है जब इनका समय आता है तो श्रीलंका का एक राजा है जिसका नाम है विजय बाहु। श्रीलंका का शासक नाम क्या है? विजय बाहु नाम है भाई। इन्होंने क्या किया? अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली। अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी इन्होंने। और यही अपनी स्वतंत्रता ही नहीं घोषित की थी इसने, ठीक है। ठीक है, स्वतंत्रता ही नहीं घोषित की बल्कि चोल आधिपत्य से अपने पूरे एरिया को भी छीन लिया। इन्होंने क्या किया? 72 सौदागरों के दूत मंडल को कहाँ भेजा था? चीन भेजा था, ठीक है। ये हमें याद रखना है। आगे बात करें चेर राज्य के बारे में। चेर राज्य के बारे में बात करें तो आज का केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र, इनका पूरा एरिया हुआ करता था। इन सब का राज चिन्ह क्या था? मछली है धनुष। धनुष। राजधानी क्या थी? वांजी या करुयूर। एक राजधानी तो ये रही है वांजी, और दूसरी राजधानी भी रही इनकी। दूसरी राजधानी रही है टोंडी। दूसरी राजधानी रही है टोंडी। इनके शासक कौन थे? इनके शासकों के नाम अगर देखें तो इनके शासक हैं उदयनजी रल।
उदयंजीरल हैं, नेदुंजीरल हैं, कुट्टवन हैं, सेनगुट्टवन हैं, पेरुंजेरल हैं। सर क्या लिखे हैं? अशोक के अभिलेख में वर्णित केरलपुत्र जो है उसमें कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र, उत्तरी त्रावणकोर और कोच्चि ये सब शामिल थे। ठीक है। अच्छा, पांड्य कौन थे? इसका एक क्वेश्चन था, पता है सर, इसमें चीनी मिलाने के लिए दिया। आगे है पांड्य राज्य। पांड्य राज्य के बारे में इनका क्षेत्र क्या है? कावेरी के दक्षिण में, कावेरी के दक्षिण में है, कावेरी के दक्षिण का क्षेत्र है, तमिलनाडु का इलाका है। कौन सा? आज के समय में देखें तो तिरुनेलवेली, मदुरा, त्रावणकोर, त्रावणकोर का कुछ क्षेत्र आ जाता है पांड्य राज्य में। इनका राज्य चिन्ह क्या है? मछली। राजधानी क्या है? मदुरा या मदुरै। आरंभिक राजधानी क्या थी इनकी? कोरकई, है ना। इनके प्रमुख शासकों में देखा जाए तो नेडियोन, पलसालय, मुदुकुडुमे, ऐसे कुछ नाम है, नेडुंजलियन, ऐसे नाम। ये सब कौन है? लिखना है सर ये सब। प्रमुख शासक नेडियोन, प्रमुख शासक लिख लो नेडियोन। ठीक है। और नेडुंजलियन, एक लिख लो पलसालय। बस। ऐसा बताया जाता है ये जो पांड्य राज्य था वो मोतियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। ओके, ये हमें याद रखना है। और याद क्या रखना, सर मोतियों के लिए? मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। क्या? अच्छा, राज्य। और दूसरी चीज, इस पांड्य राज्य का पहली बार उल्लेख, सबसे पहले उल्लेख अगर कहीं मिलता है तो मेगस्थनीज के इंडिका में मिलता है भाई। मेगस्थनीज ने ही बताया है पांड्य राज्यों के बारे में, सबसे पहले इन्होंने ही बताया है। ठीक है। ओके। अच्छा, चोलों के समय की बात करें, सामाजिक वर्गों का उदय। व्यापार से, युद्ध में हाथ लगे धन से और खेती के ऊपर से जो आय होती थी उससे राजा वेतनभोगी सैनिकों के दलों को तो रख ही सकता था, साथ साथ चारणों और पुरोहितों का भी संपोषण करता था। चारण और पुरोहित, ठीक है, इनका भी संपोषण होता था। और किससे होता था? ये जो युद्ध में पैसा वैसा उनके हाथ लगता था, व्यापार का मामला जो होता, व्यापार से जो इनकम हो जाती थी, और जो खेती से उपज में हिस्सा मिल जाता था, उन्हीं सब से। इसमें ब्राह्मण रहते थे। जो चारण और पुरोहित थे वो कौन थे? ब्राह्मण थे, जिनमें मुख्य ब्राह्मण थे। तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। आदर्श राजा वह होता था जो ब्राह्मण को कभी सताए नहीं। तमिल क्षेत्र में ब्राह्मण, आदर्श राजा उसी को माना जाता था। बहुत से ब्राह्मण कवि के रूप में नियोजित थे, बहुत से ब्राह्मण कवि के रूप में नियोजित थे, और इस काम में वे राजा से उदारता पूर्ण पारितोषिक भी पाते थे। कहा जाता है कि राजा करैकाल ने एक कवि को कितना दिया भाई?
स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया था। पर यह अतिशयोक्ति लगती है। स्वर्ण के अतिरिक्त कवियों और भाटों को नकद, कवि और भाटों को क्या दिया जाता था? नकद भी दिया जाता था, भूमि के रूप में दिया जाता था, रथ के रूप में घोड़े हाथी भी दिए जाते थे। ठीक है। तमिल ब्राह्मण मदिरा पीते और मांस भी खाते थे। जो तमिल ब्राह्मण होते थे वो मदिरा भी पीते थे, मांस भी खाते थे। क्षत्रिय और वैश्य संगम साहित्य में नियमित वर्ण के रूप में दिखाई देते हैं। मतलब वही पूरी व्यवस्था है। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। किंतु योद्धाओं का वर्ग राज व्यवस्था समाज का महत्वपूर्ण अंग था। जो योद्धा थे, योद्धाओं का जो वर्ग हुआ करता था, तो राज व्यवस्था और समाज का महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। सेनाध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान के साथ एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। किसको एनआरडी की उपाधि दी जाती थी? सेनाध्यक्षों को। एनआरडी एक शब्द है जो सेनाध्यक्षों को दी जाने वाली उपाधि होती थी। ठीक है, औपचारिक अनुष्ठान के साथ में। चोल और पांड्य दोनों राज्यों ने असैनिक और सैनिक दोनों तरह के अधिकारियों के पद पर वल्लाल या धनी किसान रखे जाते थे। दोनों राज्यों में असैनिक सैनिक दोनों तरह के अधिकारियों के पद पर वल्लाल या धनी किसान रखे जाते थे। ये हमें याद रखना। वल्लाल क्या होता है, इस पे प्रश्न पूछा गया है। धनी किसान होते थे। ठीक है। सैनिक असैनिक दोनों तरह के अधिकारियों के पद पर। किसके द्वारा? चोल और पांड्य राजाओं के समय की बात है। शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। अरसर जो शब्द है वो एक शासक वर्ग से संबंधित है। ठीक ना? सर मसाला पीसने चले जाते। ठीक है, तो याद रखना, शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। उस वर्ग के लोगों का वल्लालों से वैवाहिक संबंध भी होता था। मतलब जो शासक वर्ग था उसका वैवाहिक संबंध वल्लालों से हो जाता था। वल्लाल कौन है? धनी किसान, है ना? जो सैनिक और असैनिक अधिकारी भी होते थे। ठीक है ना? जी सर। याद रखना। अधिकतर भूमि वल्लालों के हाथ में थी। उन्हीं से किसान वर्ग बना था। उनमें धनी गरीब दोनों थे। वल्लाल जो थे ना, वो धनी और गरीब दोनों प्रकार से थे। धनी लोग खुद खेती नहीं करते थे, ये काम मजदूर करते थे। खेत जो था, मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग कड़ैसियार करते थे। खेत मजदूर का काम कौन करते थे? कड़ैसियार। कड़ैसियार जो सबसे निचले वर्ग के लोग होते थे। मतलब खेतिहर मजदूर को बोलते थे कड़ैसियार, जिनकी हैसियत क्या थी? करीब करीब गुलामों जैसी। दो शब्द मिला अभी, एक मिला वल्लाल जो धनी किसान है। वैसे वल्लाल भी दो तरीके का है, एक अमीर है तो दूसरा गरीब भी है। जो अमीर है वो खेती करवाता था और जो गरीब है वो खुद खेती करता था, है ना? जो खेती कर रहे हैं उनको कड़ैसियर बोलते हैं, खेतिहर मजदूर बोलते हैं, उनको दास भी बोल सकते हैं हम लोग। मतलब उनकी निचले वर्ग का होगा क्या सर ये? उनकी स्थिति लगभग लगभग गुलामों के जैसी थी। कुछ कारीगर खेत मजदूर वर्ग के भी थे। परियार, परियार लोग कौन थे? ये खेत मजदूर तो थे ही, इसके साथ साथ पशु की खाल चर्म का काम भी करते थे। चटाई के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। क्या नाम है? परियार। ठीक है, पेरियार लिखा। हाँ, परियार, पेरियार, पेरियार, ठीक है। ठीक है। कई अंतज वनवासी जनजातीय लोग भयानक दरिद्र और अकिंचन थे। संगम युग में हम सुस्पष्ट सामाजिक विषमताएं पाते हैं। धनी लोग सुर्खी और ईंट के मकान में रहते थे, जो धनी लोग हैं। गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते। नगरों में धनी व्यापारी लोग अपने घर के ऊपर तल्ले में रहते थे। लेकिन यह ज्ञात नहीं कि सामाजिक विषमता बनाए रखने में धर्म और अनुष्ठान का हाथ था या नहीं। हम ब्राह्मण या क्षत्रिय को तो जाति के रूप में स्थापित तो होते पाते हैं, लेकिन बाद में जिस तरह का प्रखर जाति भेद दिखाई देता है वह आरंभिक संगम युग में नहीं था। ठीक है।